कक्षा 12 प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024 की अर्थशास्त्र के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया है, इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्या हुआ है कि स्टॉक एवं प्रवाह को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आर्थिक क्रिया है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में मांग के नियम के 2 अपवाद बताएं, उसका भी आंसर है। फिर 4 नंबर में इच्छा और मांग में अंतर बताएं। फिर 5 नंबर में स्थानांतरण भुगतान क्या है, उदाहरण दें। इन 5 प्रश्नों का लगातार उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग देखेंगे। ये 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ आप लिख लीजिएगा, कितना 1, ठीक है। 1 का आंसर देखिए, स्टॉक को हिंदी में भंडार कहा जाता है। स्टॉक को हिंदी में भंडार कहा जाता है, यानी वह मात्रा जिसे किसी विशिष्ट समय पर मापा जा सकता है। जैसे कि 31 दिसंबर 2004 को स्टॉक ऐसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कि संपत्ति, ऋण, उत्पाद, धन जो किसी निगम ने संग्रहित किया है, जो बिक्री या वितरण के लिए उपलब्ध है, ठीक है। फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे, या किसी निश्चित तिथि पर रखा गया है। उदाहरण के लिए धन का स्टॉक है, क्योंकि इसे किसी समय बिंदु पर मापा जा सकता है। अब प्रवाह के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही में पूछा हुआ है कि स्टॉक और प्रवाह को लिखें। तो देखिए प्रवाह में हम लोग देखेंगे एक ऐसी राशि जिसे किसी समय अवधि में मापा जा सकता है, जैसे कि समय की प्रति इकाई, जैसे 1 वर्ष। प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक उत्पादों या नकदी का परिवहन शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए आय एक प्रवाह है, क्योंकि इसे एक समय अवधि में मापा जा सकता है। अब फिर यहाँ देखेंगे इसमें कि प्रवाह वे इकाई भी हो सकती है जो स्टॉक को बढ़ाती है या घटाती है। उदाहरण के लिए फिर हम लोग लिख लेंगे कि उत्पादन में इन्वेंट्री बढ़ती है और उपभोक्ताओं द्वारा खरीद से स्थापित आधार बढ़ता है, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कितना 2, आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं होती है जिससे धन कमाया जाता है। यानी आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं होती है जिनसे धन कमाया जाता है या जीविकोपार्जन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय जैसी गतिविधियां शामिल होती है, ठीक है। चलिए फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं में अक्सर बजट का इस्तेमाल किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का आंसर है। मांग के कुछ अपवादों को लिखना है, 2 अपवादों को लिखना है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे मांग के 2 अपवाद, इसको काट देंगे। मांग के 2 अपवाद हैं, पहला में जब वस्तु प्रतिष्ठा वाली हो और दूसरा में जब वस्तु एक ज़रूरत बन जाए। बस इसका आंसर हो गया। चलिए फिर आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इच्छा और मांग में निम्नलिखित अंतर है, आपको लिख लेना है। पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि इच्छा से तात्पर्य किसी व्यक्ति की इच्छा से है, जबकि मांग से तात्पर्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा से है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि इच्छा में समय और कीमत से कोई संबंध नहीं होता, जबकि मांग हमेशा निश्चित कीमत और समय से जुड़ी होती है। फिर तीसरा पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा कि मांग के लिए साधन होना जरूरी होता है, लेकिन इच्छा के लिए नहीं। फिर आगे वाला हम लोग देख लेंगे। आगे वाला पॉइंट में है कि मांग को संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन इच्छा को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए फिर 4 नंबर का उत्तर हम लोग देखेंगे। ये 4 का, ये 5 का उत्तर है, ये 5 नंबर का उत्तर है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। देखिए हस्तांतरण भुगतान बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त आय को कहते हैं। यानी हस्तांतरण भुगतान क्या है, तो बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना प्राप्त आय को हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। इसे राष्ट्रीय और घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता है। किसे हस्तांतरण जो भुगतान होता है, इसे राष्ट्रीय और घरेलू आय में शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान के कुछ उदाहरण है, तो उदाहरण देना था, तो उदाहरण तो इसमें बहुत सारा उदाहरण लिखा हुआ है, आपको 2-3 उदाहरण लिख लेना है। छात्रवृत्ति, पेंशन, भत्ते
ये सभी हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण है। फिर उसके बाद में शादी का खर्च, शेष विषयों से उपहार और भूकंप बाढ़ पीड़िता पर किया गया खर्च, महंगाई भत्ता, ये सभी क्या है, हस्तांतरण भुगतान है। ठीक है, चलिए ये तो आपका 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया।